नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार अनुरागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विशेष। अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति अब कई महिलाओं पर सटीक नहीं बैठती, क्योंकि महिलाएं अब अबला नहीं रही। उनका हौसला, उनका जज्बा यह साबित करता है कि वो पुरुष से कहीं भी पीछे नहीं है। ऐसी ही एक विशेष प्रतिभा है कल्पना सरोज। जी हाँ, आज हम 8वीं पास उस कल्पना सरोज की बात करने जा रहे हैं जिनका बाल विवाह हुआ, जिन्होंने गरीबी के कारण गोबर के उपले बनाकर बेचे, फैक्ट्री में धागा काटने की नौकरी की और यहाँ तक कि जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या करनी चाहिए। लेकिन आज वो लगभग दर्जनों कंपनियों की मालकिन है, जिनका टर्नओवर लगभग 2000 करोड़ का है। हमारे बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी नाकामयाबी का ठीकरा गरीबी, अशिक्षा या पारिवारिक पृष्ठभूमि के सर फोड़ देते हैं। जिन्हें जिंदगी में अथाह दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनकी जब पीड़ा असहनीय हो जाती है तो फिर ऐसे मुश्किल वक्त में उनके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वे अपनी जिंदगी से हार मानकर अपनी जिंदगी खत्म कर दें, या फिर अपने आप को मजबूत बनाकर हिम्मत से सारी परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ें। जो जिंदगी से हार मान जाते हैं उन्हें दुनिया हमेशा के लिए भूल जाती है, जबकि जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मेहनत और जज्बे से आगे बढ़ते हैं, उनकी कहानी हमें यह संदेश देती है कि हम चाहे जैसे भी हैं, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम अपनी सोच से और अपनी कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत को चुटकी में बदल सकते हैं और हर वो काम जो असंभव है उसे संभव बना सकते हैं। ऐसी ही एक विशेष प्रतिभा है कल्पना सरोज। कल्पना का जन्म महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक छोटे से गांव रोपड़ खेड़ा के एक दलित परिवार में 1961 में हुआ। कल्पना के पिता महाराष्ट्र पुलिस में हवलदार थे। उस समय उनका वेतन मात्र 300 रुपया महीना था, जिसमें पूरे परिवार का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। उनका परिवार पुलिस क्वार्टर में रहता था और कल्पना पास के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उनके घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी, इसीलिए गरीबी की वजह से कल्पना को गोबर के उपले बनाकर भी बेचने पड़ते थे। कल्पना के परिवार वालों ने मात्र 12 साल की उम्र में कल्पना से 10 साल बड़ी उम्र के लड़के से इनकी शादी कर दी, जिसके बाद कल्पना गांव से ससुराल मुंबई आ पहुंची। कल्पना शादी के बाद मुंबई के एक झोपड़पट्टी में पति के साथ रहने लगी, लेकिन ससुराल में भी सुख जैसे सपना ही था। सारा दिन घर का काम काज संभालने के बाद भी जरा सी भूल होने पर इन्हें सजा दी जाती थी और रोजाना पीटा जाता था। पति और सास ससुर के रोज के प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी कल्पना। वे शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार से जख्मी हो चुकी थी। यह सब साथे साथे कल्पना की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि जब 6 महीने बाद ही उनके पिता इनसे मिलने आए तो इनकी दशा देखकर दंग रह गए और तुरंत अपने साथ गांव वापस लेकर चले गए। लेकिन गांव के लोगों ने यह कहकर ताना मारना शुरू कर दिया कि बेटी की डोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से। अंततः उनका यह कदम न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके सारे परिवार के लिए सजा बन गया। ससुराल से वापस लौटने की वजह से दबंग एवं कुंठित समाज की पंचायत ने उस दलित परिवार का दाना पानी बंद कर दिया। इस फैसले से तंग आकर परिवार ने कल्पना को उनके बुआ के घर पहुंचा दिया। अब कल्पना पूरी तरह से टूट गई थी। हर तरफ से कल्पना को अब लगने लगा कि जीना अब मुश्किल हो गया है। थक हार कर एक दिन कल्पना ने अपनी जिंदगी खत्म करनी चाहिए। उन्होंने दुकान से 3 शीशियां खटमल मारने की दवाई लेकर आई। एक दिन सुबह जब बुआ चाय बनाने किचन में गई तो उन्होंने तीनों शीशियां पीकर जिंदगी खत्म करना चाहिए, लेकिन तब तक बुआ ने देख लिया और डॉक्टर के यहाँ लेकर भागे, जहाँ मुश्किल से इनकी जान बच पाई। यहीं से कल्पना की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। कल्पना को अब लगने लगा कि उनकी जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया है, तो मरने से बेहतर है कुछ अलग किया जाए। उसके बाद उन्होंने कई जगह नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन कम उम्र और कम शिक्षा की वजह से उन्हें कहीं काम नहीं मिला। एक दिन कल्पना ने मां से कहा कि मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। पिताजी ने पहले मना किया, लेकिन उनकी जिद देखते हुए आखिरकार हार मान गए
और मुंबई में अपने छोटे भाई के यहाँ कल्पना को भेज दिया। जब कल्पना अपने चाचा के यहाँ आई, जो दादर के पास एक झोपड़पट्टी में रहते थे और तले हुए पापड़ बेचते थे, चाचा को लगा कि अकेली लड़की का ऐसे इलाके में रहना अच्छा नहीं है। उन्होंने कल्पना को पहचान के एक गुजराती परिवार के साथ रख दिया। उस परिवार में पहले से 3 बेटियां थीं। उन्होंने कल्पना को चौथी बेटी की तरह रख लिया। फिर कल्पना को एक हौजरी कंपनी में काम मिल गया। हालांकि वो टेलरिंग का काम करने गई थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास इतना डिगा हुआ था कि मशीन ही नहीं चला पाई। इसके चलते कंपनी ने कल्पना को 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से धागा काटने का काम दे दिया। लेकिन जब सभी कारीगर लंच करने चले जाते तो कल्पना चुपके से मशीन पे बैठ जाती। जब लोगों ने देखा कि इसे मशीन चलानी आती है तो फिर सिलाई का काम दे दिया और कल्पना की तनख्वाह 60 रुपए महीने से बढ़कर 225 रुपए महीना हो गया। चूंकि पिताजी की पगार उस समय 300 रुपए हुआ करती थी, इसीलिए उसे 225 रुपए भी बहुत ज्यादा लगे। उधर किसी कारण से पिताजी की नौकरी चली गई। कल्पना ने सबको मुंबई बुला लिया। कल्पना अपने परिवार को लेकर एक भाड़े के घर में रहने लगी। कुछ समय नौकरी करने के बाद कल्पना ने निजी तौर पर ब्लाउज सिलाई का काम शुरू कर दिया। ये 10 रुपए प्रति ब्लाउज सिलती थी और अपने परिवार की मदद के लिए इन्हें 16 घंटे तक काम करना पड़ता था। इसी बीच गरीबी और इलाज न मिलने के कारण बदकिस्मती से कल्पना की छोटी बहन का देहांत हो गया। इसके बाद कल्पना काफी हद तक टूट गई, परंतु फिर उन्होंने खुद को संभाला और तय किया कि गरीबी ही सबसे बड़ी मुसीबत है। इसे दूर करने के लिए और दृढ़ निश्चय के साथ काम करना होगा। मुंबई में काम करते हुए कल्पना यह जान चुकी थी कि सिलाई और बुटीक के काम में बहुत मुनाफा है, जिसके बाद कल्पना ने कुछ बड़ा करने का सोचा। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दलितों के लिए चलाई गई महात्मा ज्योतिबा फूले योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का कर्ज लिया और 22 साल की उम्र में फर्नीचर व्यवसाय शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें काफी सफलता मिली। कल्पना ने एक संगठन बनाया जो जरूरतमंदों को मदद करने लगी। वह गांव की महिलाओं पुरुषों को बिजनेस लोन की सहायता से खुद का स्वरोजगार करने की सलाह देती और जरूरत पड़ने पर सहायता भी करती। इन सभी कार्यों से कल्पना की पहचान समाज सेवी के रूप में बनने लगी। बाद में उन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, बच्चों, बुजुर्गों एवं कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वालों के लिए बहुत काम किया। मुंबई के कल्याण में ही एक बुजुर्ग को अपनी बेटी की शादी करनी थी। उसके पास एक जमीन थी, लेकिन कानूनी लफड़ों की वजह से वह बिक नहीं रही थी। बुजुर्ग ने कल्पना से यह जमीन खरीदने की मिन्नतें की। बुजुर्ग ने कल्पना को यह जमीन 2.5 लाख रुपए में बेच दी। मुसीबतों से लड़ लड़कर कल्पना फौलाद बन चुकी थी। उसने भाग दौड़कर जमीन के कागज ठीक कराए और जैसे ही ये जमीन लिटिगेशन से मुक्त हुई, उसकी कीमत 50 लाख रुपए हो गई। फिर क्या था, एक अकेली औरत की इतनी महंगी जमीन की मालकिन बनना उनके इलाके के ही गुंडों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कल्पना की हत्या करने की सुपारी दे डाली। उनके अच्छे कर्मों की वजह से उनकी हत्या से पहले ही किसी ने इस साजिश के बारे में उन्हें बता दिया और पुलिस की मदद से वे सभी गुंडे गिरफ्तार हो गए। सभी मामले शांत होने के बाद उन्होंने अपनी जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने की सोची, पर इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने एक बिजनेसमैन से पार्टनरशिप कर ली, जिसमें जमीन तो कल्पना की रहेगी, लेकिन बनाना उस बिजनेसमैन को है, जिससे कल्पना ने 4.5 करोड़ रुपए कमाए। इन सफलताओं के बाद कल्पना सरोज ने स्टील फर्नीचर के एक व्यवसायी से दोबारा विवाह कर लिया, लेकिन बदकिस्मती से पति का साथ ज्यादा लंबा नहीं रहा और जल्द ही बीमारी के कारण वर्ष 1989 में उनका स्वर्गवास हो गया। अब दोनों बच्चों की जिम्मेवारी भी उन्हें अकेले ही उठानी थी। इस बीच एक कंपनी जिसकी नींव श्री N.R. कमानी द्वारा 1960 में डाली गई थी, शुरू में कमानी ट्यूब के नाम से यह कंपनी सही ढंग से नहीं चली। 1985 में लेबर यूनियन और मैनेजमेंट में विवाद होने के कारण यह कंपनी बंद हो गई। वर्ष 2006 में कोर्ट ने कमानी इंडस्ट्रीज का मालिक कल्पना को बना दिया। कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया कि कल्पना को 7 साल के भीतर बैंक के लोन और वर्कर्स के बकाया पैसे को भी 3 साल के भीतर चुकाने होंगे। ये कल्पना सरोज का ही जादू है कि जो कंपनी 116 करोड़ रुपए की कर्ज में थी, वह अब 1000 करोड़ से भी अधिक की
कंपनी बनकर तैयार हो गई। उनके इस महान कारनामे, मेहनत, लगन और सामाजिक कार्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। उनका कोई बैंकिंग बैकग्राउंड न होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया। उनके इस जज्बे से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन के दुखों से हार मानकर अपनी जिंदगी खत्म करने के बजाय मुसीबतों का डट कर सामना करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवन में एक दिन सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत को लेकर इस खास कार्यक्रम विशेष में। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर करें एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।